दोस्तों हमने इसी टॉपिक के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में ये जान लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो कक्षाएं होती है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है और कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में रहता है और किस ऊर्जा स्तर पर रहता है। ये सभी चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ ली थी। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बोर ने क्या बताया कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को जब बाह्य ऊर्जा दी जाती है, मतलब बाहर से कोई किसी प्रकार से हम ऊर्जा देते हैं, कृत्रिम ऊर्जा देते हैं या मिलती है, तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा, मतलब ऊर्जा की एक मात्रा होती है क्वांटा, वो इलेक्ट्रॉन अवशोषित होती है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित की जाती है एवं ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के मूल स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च कक्षाओं में चला जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम अगर थोड़ी सी ऊर्जा दें तो वो अपने मूल स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है या उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्तेजित होने के पश्चात क्या होता है कि जब उत्तेजित हो जाता है इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में चला जाता है तो वहाँ वह इलेक्ट्रॉन कुछ ही क्षण ठहर सकता है। तो देखिए यहाँ देखा है कि उत्तेजित अवस्था अर्थात उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल मात्र 10 की घात -8 सेकेंड ही ठहर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ठहर सकता, और उसके बाद पुनः निम्न कक्षाओं में लौट आता है, वापस उसी मूल अवस्था में लौट आता है। और वह इलेक्ट्रॉन वापस लौटते समय ऊर्जा जो मतलब उसने पहले ऊर्जा ग्रहण की थी उसको चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, जो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उत्तेजित अवस्था में चला जाता है या मतलब उच्च ऊर्जा कक्षक में चला जाता है। ठीक है, और वापस आते समय क्या है कि जो ऊर्जा उसने ग्रहण की थी वो छोड़ता है, जिससे वो वापस मूल ऊर्जा स्तर में चला आता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी है जो हमने जोड़ी, इसमें थोड़ी सी ऊर्जा दी इसको इलेक्ट्रॉन को और ये उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यहाँ देखिए ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। जब हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा प्रवाहित करवाते हैं तो ये क्या करता है, जंप करता है और उत्तेजित अवस्था कोई सी भी कक्षक में चला जा सकता है। मतलब जहाँ जिस कक्षक में उस ऊर्जा के मान का कक्षक हो उस ऊर्जा मान के कक्षक वाले ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है जितनी ऊर्जा का दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे वापस आता है, तो वो किसी भी प्रकार आ सकता है, मतलब या तो वो एक ही जंप में आ सकता है, मतलब पूरी एनर्जी एक ही बार रिलीज कर देता है और वापस आ जाता है, या थोड़ी थोड़ी रिलीज करता करता धीरे धीरे वापस आ जाता है। जैसे यहाँ से इस कक्षक में आया और इससे वो फिर यहाँ आ जाता है, या इससे यहाँ 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 जा सकता है, और इसके बाद ये सीधा ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, मतलब दूसरे से आया, दूसरे कक्षक से सीधे पहले में आ गया, इस प्रकार से भी वो आ सकता है। तो यहाँ देखिए हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या है कि वो हमें मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाता है। वो एक मतलब यूँ समझिए आप कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो अगर एक ही बार में नीचे आ जाता है, एक ही बार में ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो एक बंडल ऊर्जा का फेंकेगा और सीधी स्पेक्ट्रम होगा, 1 मीटर होता है जिसमें एक लाइन शो करेगी, इसका मतलब वो एक ही बार में वापस नीचे आ गया। अगर वो 2 बार में आता है, जैसे यहाँ देखिए एक यहाँ और फिर दूसरी बार में यहाँ, अगर वो दूसरी बार में इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो ऊर्जा के 2 बंडल फेंकेगा और जो स्पेक्ट्रम मीटर होता है उसके अंदर 2 लाइनें हैं वो शो करेगी। और अगर वो 3 बार में आता है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे पहले यहाँ आया फिर यहाँ और फिर यहाँ आता है, 3 बार में आता है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 लाइनें आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है। जब ये ऊपर से नीचे आता है तो अलग अलग टाइप से आता है। तो यहाँ देखिए आप कि ये तो है अनंत कक्षक, ठीक है, और ये हमने अब 7 तक हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक से, ध्यान से सुनिए कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी अनंत कक्षक से मतलब किसी भी उच्च कक्षक से
अगर सीधा ही प्रथम श्रेणी में आता है, मतलब प्रथम कक्षक पे आता है, किसी भी कक्षक से सीधा प्रथम कक्षक पे आता है, तब तो होता है लाइमन श्रेणी। इसमें पराबैंगनी किरणें आती हैं तो इसको हम देख नहीं सकते हैं, और ये होता है लाइमन श्रेणी, मतलब किसी भी कक्षक से सीधा फर्स्ट पे आता है, तो ये होता है लाइमन श्रेणी। उसके बाद है कि अगर किसी भी कक्षक से दूसरे कक्षक में आता है, मतलब किसी भी उच्च कक्षक से सीधे ही दूसरे स्तर में आता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तब होता है बामर श्रेणी। और ये दृश्य क्षेत्र होता है, जैसे विबग्योर, मतलब इसमें ये रंग प्रदर्शित करता है। जब ये वापस आता है इलेक्ट्रॉन तो रंग प्रदर्शित करता है, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है दृश्य क्षेत्र, दृश्य प्रकाश। और तीसरा आता है कि जब किसी भी उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन सीधा ही तीसरे कक्षक में आता है, किसी भी उच्च कक्षक से तीसरे कक्षक में आता है, तो होती है पाश्चन्य श्रेणी। ये होती है पाश्चन्य श्रेणी, और इसमें आती हैं अवरक्त किरणें, ठीक है। और चौथे में यही सेम है कि अनंत कक्षक से किसी भी उच्च कक्षक से सीधे चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो ब्रैकेट श्रेणी, और पांचवें स्तर में आता है तो पीफुंड श्रेणी, और अगर छठे ऊर्जा स्तर में आता है तो हैम्फ्री श्रेणी। ये अलग अलग श्रेणियां हैं कि जब इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा ग्रहण करके वापस निम्न स्तर में आता है तो विभिन्न प्रकार से आता है। मतलब आपको यहाँ मैंने ऊपर समझा दिया, जैसे यहाँ देखिए ऊपर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स आता है, या तो एक बार में आ जाता है, या 2 बार में, या 3 बार में, मतलब किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो ऐसे ही यहाँ देखने को मिल रहा है आपको कि अगर पहले ही बार में, एक ही बार में यहाँ आ जाता है तो ये होता है लाइमन श्रेणी। मतलब अनंत से फर्स्ट पे, अनंत से सेकंड पे बामर, अनंत से थर्ड पे पाश्चन, इसी प्रकार ये श्रेणियाँ निर्धारित की गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के वापस आने के लिए, मतलब वो ऊर्जा का बंडल फेंकता है और उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइनें, रेखाएं प्रदर्शित होती है, जिसके आधार पर हमें यह पता लगता है कि वो कितनी बार में आया है, मतलब कितनी बार में रुकता हुआ अनंत अपने मूल स्तर में आया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिट या कक्षा पर कूदता या आता है, तो दोनों एनर्जी लेवल की ऊर्जा में अंतर आता है। ये तो आपको पता ही है कि जो हाई एनर्जी लेवल से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का अंतर तो होगा ही, तभी आएगा। अगर ऊर्जा का अंतर नहीं होगा तो वो आ जा नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ऊर्जा के इस अंतर को एच न्यू के रूप में लिखा जाता है, इस अंतर को एच न्यू के रूप में। तो ये देखिए, ये है हाई एनर्जी लेवल और ये है लो एनर्जी लेवल, और ये यहाँ पे आपका नाभिक है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से निम्न एनर्जी लेवल पे आता है तो जिस रूप में ऊर्जा जो ये उत्सर्जित करता है वो एच न्यू के रूप में उत्सर्जित होती है। जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो एच न्यू के रूप में उत्सर्जित होती है। तो यहाँ देखिए अंतर क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल हाई लेवल है उससे अगर लो में आता है तो वो एच न्यू के रूप में उत्सर्जन करता है। तो ये अंतर किस प्रकार से निकलते हैं ऊर्जा का अंतर निकालने के लिए एनर्जी लेवल फर्स्ट में से एनर्जी लेवल सेकंड निकालना है। मतलब हाई लेवल में से लो निकालने के पश्चात जो आंसर आता है वो होता है ऊर्जा का अंतर, ठीक है, एच न्यू के रूप में आता है। इसके बाद देखिए कि कोणीय संवेग, ये क्या होता है कोणीय संवेग। तो देखिए जब कोई पिंड किसी अक्ष के परित घूम रहा हो, अर्थात घूर्णन गति कर रहा हो, तो उस पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्ण का योग उस पिंड का उस अक्ष के परित चारों ओर कोणीय संवेग कहलाता है। यहाँ आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दिशा में सीधी गति करती है, मतलब कोई वस्तु है, मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु हो जो एकदम सीधी दिशा में गति करती है, तब उस वस्तु के लिए केवल संवेग ज्ञात किया जाता है। मतलब वो एक ही दिशा में गति करती है तो उसके लिए संवेग ज्ञात किया जाता है। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय या गोल गति में
गोल गोल गति करती है, मतलब वृत्तीय गति करती है, कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है। मतलब ये सिंपल जा रही है तो वो किसी दिशा में जाएगी, लेकिन गोल गोल वृत्तीय गति कर रही है तो कोई दिशा नहीं होगी उसकी। तो उसके लिए कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। सीधी गति के लिए तो संवेग, और जो गोल गति या वृत्तीय गति के लिए कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, और इसे L द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोणीय संवेग को L द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ आप कोणीय संवेग का एग्जाम्पल देखिए कि जब एक m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या वाले गोले या वृत्त में v वेग से घूमती है तो उस वस्तु का एक कोणीय संवेग होगा, और वो क्या होगा। तो अब देखिए हमें यहाँ कोणीय संवेग ज्ञात करना है, और जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m है, r त्रिज्या है, और v वेग से वो घूम रही है। तो देखिए ये वस्तु है हमने मान ली, और इसकी ये त्रिज्या हो गई, ठीक है, और ये वेग है, इस गति से घूम रही है, इस वेग से, ठीक है, और इसका द्रव्यमान। तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग का सूत्र हो जाएगा L इक्वल mv/r। L इक्वल mv/r, ये हो गया कोणीय संवेग, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए कि माना एक कण जो घूर्णन गति कर रहा है, उसका रेखीय संवेग p है तथा इस कण की स्थिति सदिश r त्रिज्या है, तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा। तो हमें पता है कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू स्थिति सदिश। तो L इक्वल P इंटू R, स्थिति सदिश क्या है, R है, और रेखीय संवेग क्या है, P। तो हमें पता है कोणीय संवेग क्या होता है, L बराबर mv/r होता है, ठीक है, mv/r। तो P का मान होता है mv, ठीक है। तो L बराबर क्या हुआ, mv/r, ठीक है। ये आ गया कोणीय संवेग। L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, m मास, v वेलोसिटी, और r त्रिज्या, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगी। इसके बाद है कि बोर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन उस जगह पर घूम सकता है जहां उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि पूर्ण गुणज कैसे होगा। जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है वो होता है mv/r, ठीक है। तो अब हमें यहाँ उसके इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए ये सूत्र है, इसमें जो n है ये होता है 1 2 3 4, मतलब जो ऊर्जा स्तर है वो आ जाते हैं, और h प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो अब इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं h का मान, यहाँ अपन ले सकते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए कि किसी परमाणु की पहली कक्षा मतलब n फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, L बराबर, ठीक है, ये mv/r का सूत्र मतलब L है, कोणीय संवेग है, तो L बराबर n का मान 1 h/2π। उसी प्रकार दूसरी कक्षा के लिए L बराबर 2 इंटू 2h/2π, ये होगी मतलब उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी ये इलेक्ट्रॉन की स्थितियाँ, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे इसका पार्ट 3 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।